नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। वो ऐसे शख्स हैं जो इंडिया की 4th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज के और करीब करीब 1.25 करोड़ रुपया वो मैनेज करते हैं और करीब करीब 20 साल का उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस का तजुर्बा। एनालिस्ट रह चुके हैं, फंड मैनेजर रह चुके हैं, पीएमएस चला चुके हैं। निपॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष गुलवानी जी। निपॉन में आने से पहले वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर थे। वेलकम मनीष टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहले सवाल आपका ये है कि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और सबकी शुरुआत एज एनालिस्ट होती है, स्टॉक पिकर होती है और बाद में जो फंड मैनेजर बनता है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट या एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज हो सकती है कि somebody could be great at स्टॉक पिकिंग बट हाउएवर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि हमने काफी लोगों को देखा है कि मल्टीबैगर पोर्टफोलियो में है लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है। करेक्ट। सो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने रेज किया है। देखिए, बोलते हैं कि आपका रिटर्न 3 चीज़ से बनता है। एक तो है कि आप क्या खरीद रहे हो, जो है स्टॉक सिलेक्शन। सेकंड इज़ आप कितना खरीद रहे हो, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। और थर्ड है कब खरीद रहे हो। कब खरीद रहे हो का मतलब मार्केट टाइमिंग। तो मेरे एक्सपीरियंस में एंड ऑब्वियसली ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये रियलाइज़ होता है कि सबसे मुश्किल थर्ड है, मार्केट टाइमिंग। क्योंकि हमने देखा है कि जब आप सोचते हो मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट चलता है। जब आप पॉजिटिव होते हो, मार्केट गिर जाता है। तो मेरा तजुर्बा तो एटलीस्ट और मेरा व्यू अभी ये है कि मैं ज़्यादा मार्केट टाइमिंग नहीं करता हूँ। तो थर्ड वाला कोई लोग कर सकते होंगे, उससे भी रिटर्न जनरेट होता है, बट मेरा फोकस फर्स्ट टू पे। और आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो इन्वेस्टिंग में ग्लैमर होता है ना, वो फर्स्ट वाले पे होता है कि क्या ख़रीदा आपने। बट मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितना ख़रीदा। क्योंकि आप देखिए, आपके 100 रुपये हैं, आपने 1 रुपये में मल्टीबैगर बना भी लिया तो आपके वो 100 रुपये में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो अब हम बात करते हैं, और मे भी थोड़ा ये है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का जो रोल है वो जब फंड्स बहुत बड़े होते हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप खुद का पैसा, थोड़ा पैसा मैनेज कर रहे हो वर्सेस अ फंड मैनेजर ऑफ अ 20,000 करोड़ फंड। जो फंड मैनेजर है 20,000 करोड़ फंड और 10,000 करोड़ का फंड जो चला रहा है, उसके लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन तो मे बी 80% इम्पॉर्टेंट वर्सेस स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल काफ़ी कम रहते हैं वो साइज़ के। करेक्ट। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं काफ़ी टाइम अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता हूँ। एक सिंपल तरीके से सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से ना एवरी स्टॉक आप 2 चीज़ का मिक्स होता है। एक मैं बोलता हूँ रेजिलियंस और एक बोलता हूँ ऑप्शनैलिटी। तो रेजिलियंस है कि ये कितने डिफरेंट मैक्रो और एक्सटर्नल कंडीशंस में इसकी अर्निंग ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी, कितने झटके झेल सकता है। तो जैसे एक बहुत अच्छी एफएमसीजी कंपनी है, उसका तो रेजिलियंस प्रूवन है, टॉप क्लास है। बट जैसे एक छोटी स्टील कंपनी है या छोटा पीएसयू बैंक है, उसका रेजिलियंस बहुत कम है। तो जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना रेजिलियंस चाहिए और कितनी ऑप्शनैलिटी चाहिए। और वो ऑप्शनैलिटी कैसे आती है? ऑप्शनैलिटी का खाली ये मतलब नहीं कि सिक्लिकल है। ऑप्शनैलिटी ये भी होती है कि एक कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत एक्विजिशन करती है, तो उसमें ये भी ऑप्शनैलिटी है कि बहुत अच्छा एक्विजिशन हो जाए और स्टॉक बहुत चल जाए, री रेट हो जाए। तो जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनका जो ऑप्शनैलिटी है उसका सोर्स एनालाइज करें।
जैसे एक हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए मैं आईटी कंपनी ले रहा हूँ, मेटल स्टॉक ले रहा हूँ। तो ये एक बहुत ब्रॉड ऑप्शनैलिटी है। जैसे मैंने कहा, एक बॉटम अप ऑप्शनैलिटी भी ये हो सकती है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत एक्विजिशन करता है तो ग्रोथ फास्ट आएगी। या फॉर एग्जांपल ये स्टॉक एक बड़े ग्लोबल थीम का पार्ट है, जैसे China+1, जैसे कभी रूरल इकोनॉमी पे आपको बेट करना है तो आप बोल रहे हो कि ऑप्शनैलिटी ये है कि अगर रूरल इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में मेरे ख्याल से आपको काफ़ी टाइम सोचना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में कि ये ऑप्शनैलिटी के सोर्सेज क्या है, और ऐसा ना हो कि आप एक ही ऑप्शनैलिटी पे बहुत ज़्यादा बेट कर रहे हो या बहुत कम बेट कर रहे हो, क्योंकि ये ऑप्शनैलिटी पे आपका एक कन्विक्शन लेवल होता है। एवरी ऑप्शनैलिटी पे आपका एक कन्विक्शन लेवल होता है, और आपका जो पोर्टफोलियो है इट शुड रिफ्लेक्ट दैट कन्विक्शन लेवल। कि मेरे को अगर लेट्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तोड़फोड़ होने वाली है नेक्स्ट 3 साल में, तो मैं बैंक्स, ऑटो लूँगा, करेक्ट। बट ऐसा ना हो कि आप 70% पोर्टफोलियो वही ऑप्शनैलिटी पे है और आपका तो चला, नहीं चला हाँ तो एग्जैक्टली है, और जितना ब्रॉडर आपका ऑप्शनैलिटी बेट है उतना चेंज भी हो सकता है क्वाइट फास्ट। वेरएज जो बॉटम अप ऑप्शनैलिटी बेट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा काम करोगे तो थोड़े ज़्यादा सर्टन होते हैं। तो बेसिकली मनीष क्या बोल रहा है कि जैसे रिजिलियंस स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है और आगे भी वो कंसिस्टेंटली अच्छा नंबर दिखाता है। और ऑप्शनलिटी के अंदर क्या है कि आने वाला रिटर्न पास्ट रिटर्न से बहुत ज्यादा पोटेंशियली हायर हो सकता है। तो वो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी के साथ साथ जो भी ग्रोथ के ट्रिगर इनको दिख रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 5-7 ट्रिगर्स में कोई भी ट्रिगर हुआ चल जाए तो आपका फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आपने एक मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब किसी भी फंड मैनेजर से मिलते हैं तो हर फंड मैनेजर एक स्पिरिचुअल बंदा होता है, उसका अपना एक रियली थॉट प्रोसेस होता है, बहुत मजा आता है। हर आदमी का एक यूनिक इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है। किसी बहुत बड़े फंड मैनेजर ने मुझे बोला कि मार्केट में 10,000 तरीके हैं पैसा कमाने के, हर आदमी का अपना 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 तरीका है। तो मनीष, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग, उससे लिंक्ड एक बात है कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद पहले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाज लाइक ए टेनिस, प्लेइंग टेनिस, बट अभी इन्वेस्टमेंट इज लाइक ए फुटबॉल टीम। तो थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पहले टेनिस क्या है और अभी फुटबॉल क्या है, मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा मतलब ये था कि मैं इस मार्केट में 25 साल से हूँ। तो जब हम लोग ने अपनी जर्नी शुरू करी थी मार्केट में, जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज था कि कंपनी के पास जाते ही कम लोग थे, कंपनी से अच्छे सवाल पूछते कम लोग थे, तो वर्सेस अ रिटेल इन्वेस्टर आपका एक एज था, करेक्ट। अभी क्या है, मोस्ट ऑफ द पैसा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, तो आपका एज कांट भी कि आप कंपनी से मिल रहे हो, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं। अभी तो इंटरनेट पे कंपनी के अर्निंग कॉल होती है, उसका ट्रांसक्रिप्ट होता है, सब होता है। तो जो कंपनी एनालिस्ट को बिजनेस मॉडल समझा एग्जैक्टली, वर्चुअली वो एक्सेल शीट बन जाता है कंपनी के साथ बैठो तो ये चेंज हुआ है। और ये देखिए, इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप, तो ये तो वेस्ट में हमने देखा है हुआ है, इसलिए अल्फा कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी एज क्या है कि जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, आप जा रहे हो समझो $500 पर कैपिटा जीडीपी से आप जाते हो 1000 पे, 1000 से 2000 पे। सो जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, मोर कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल बिकम बिगर एंड बिगर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो जैसे आप सेंसेक्स का आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, मिड 90s में मे बी मेटल्स, आईटी सर्विसेज, सीमेंट कंपनीज, ये मेजॉरिटी ऑफ सेंसेक्स थे। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी। आप एक सीमेंट कंपनी का मॉडल पे काम कर लीजिए एक्सेल में, तो 5 सीमेंट कंपनी समझ आ सकती है, करेक्ट। बट आप सोचिए कि S&P 500 का अभी आप कॉम्पोजिशन सोचिए कि एक है एप्पल, एक है गूगल, एक है माइक्रोसॉफ्ट।
अब एवरी कंपनी का डायनामिक टोटली अलग है। नाम के लिए आईटी टेक्नोलॉजी है, बट कोई कंज्यूमर है, कोई क्लाउड पे है, कोई ई कॉमर्स है, कोई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। तो आपको फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड 500 कंपनीज ऑफ S&P 500 मेरे ख्याल से वर्चुअली इम्पॉसिबल है। तो देखिए अगेन कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर बहुत छोटा पैसा मैनेज कर रहे हो तो एक पर्सन कर सकता है, क्योंकि आप बहुत छोटे स्टॉक में होंगे, या जो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है जो छोटा है बट उसमें आपका पैसा मैनेज हो सकता है, वो अलग बात है। बट कोई बड़ा म्यूचुअल फंड है जो 50,000, 2 लाख, 5 लाख करोड़ मैनेज करने की का एम्बिशन रखता है, उनके लिए 250, 400, 500 स्टॉक समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बेंचमार्क में है, ये सब पेयर्स के पास रहेंगे। और ये सब अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जैसे अभी केमिकल स्टॉक्स है या इंश्योरेंस स्टॉक है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर समवन हु स्टार्टेड इन 90s टू अंडरस्टैंड, उनको समझना, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ अ थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, फार्मा इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इंश्योरेंस की अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये अब होता रहेगा कि अपना जो लेट्स से BSE 200 या निफ्टी 200 या निफ्टी 500, BSE 500 इंडेक्स है, ये कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़नी है, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है। क्योंकि बायोटेक आएगा, इंटरनेट आएगा, तो द मॉडल्स बहुत ज़्यादा बिजनेस मॉडल आ जाएंगी इसमें, सिंपल बिजनेस का स्कोप कम रहेगा। तो अगर आपको 500 स्टॉक जो अलग अलग बिजनेस मॉडल समझना है, जिनका टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा है, साइंस का रोल ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से तो इट इज़ virtually impossible for a single person to understand these stocks and create alpha. सिंगल और फ्यू परसेंट फ्यू, हाँ, मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम 8, 10, 15 लोग मिनिमम चाहिए होंगे कि आप हर बंदा और बंदी 30-40 स्टॉक्स ट्रैक करे, और ये आप अगर अच्छे प्रोसेसेस से कंबाइन कर सकते हो तो वो कॉम्बिनेशन बीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इन अ वे फुटबॉल है कि you have the defense, you have mid, and you have front, you have forwards, and you have the goalkeeper, right? You need, for a good football team, you need everyone to be, see, no one can have all superstars, right? Ronaldo और मेसी तो नहीं होंगे 11 लोग, बट एक एवरेज क्वालिटी चाहिए सो दैट द टीम डज वेल। और वो भी है कि टेनिस में तो कि आप ही अटैक करो, आप ही डिफेंड करो, मतलब लेकिन फुटबॉल में तो आपके स्पेशलाइज रोल होता है, तो डेफिनेटली द इंटर फंक्शनलिटी होती है, वहाँ भी अभी होती होगी। तो उससे रिलेटेड मेरा सवाल है कि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज था, अभी चेंज हो गया, बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहे हैं, मोर कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल बनते आ रहे हैं, लॉन्जेविटी इतनी नहीं रही, काफी साइकिल्स की लॉन्जेविटी कम हो गई है। पहले बेयर मार्केट लंबे चलते थे, बुल मार्केट छोटे चलते थे, एक्चुअली कॉन्ट्ररी हो गया है। काफी लोग बोलते यार मैं तो पी मल्टीपल बहुत हाई है स्टॉक का, मेरे हमको नहीं जमता है, और क्यों चल रहा है बाजार इतना 50 का पी मल्टीपल, वह समझ से बाहर आ रहा है। तो हाउ यू एडजस्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 90s where stocks were available at 15 PE multiple, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या चेंजेस देखे ओवर द इयर्स? नहीं, बहुत चेंज होता है, क्योंकि मुझे याद है कि जो हमारे फर्स्ट 5-10 ईयर्स थे इन्वेस्टिंग के, चाहे वो सेल साइड हो, जैसे ब्रोकिंग में रिसर्च करते थे, या मेरा फर्स्ट बाय साइड एक्सपीरियंस एक छोटे PMS में था। तो जब हम इतने माइक्रो थे कि ये सब जो डेटा आजकल हम इतना रियल टाइम ट्रैक करते हो, इन्फ्लेशन हो, करंट अकाउंट हो, हम तो नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में पढ़ के नेक्स्ट पेज पे चले जाते थे, अच्छा ये इन्फ्लेशन आया था, अच्छा ट्रेड डेफिसिट ये था हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो स्टॉक लेना है। और वो लेवल से अब मेरे ख्याल से स्पेशली देखिए, अगेन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मे बी बहुत छोटे पैसे मैनेज करने के लिए मैक्रो ज़रूरी नहीं है, बट मेरे ख्याल से मैक्रो का रोल फॉर अ पर्सन मैनेजिंग इन अ म्यूचुअल फंड मैनेजिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी, मैक्रो का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स का इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और
आपने जैसे कहा कि पहले ये स्कोप भी था कि पहले कंपनी बोलती थी स्लो डाउन या ग्रोथ आ रही है और आप रिएक्ट कर सकते हो। अभी तो प्राइसिंग एफिशिएंसी इतनी फास्ट है कि कंपनी अच्छा बात करते रहेगी, स्टॉक 30% गिर जाएगा क्योंकि मैक्रो देख के लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमने आईटी सर्विसेज में देखा लास्ट ईयर तक सब अच्छा था और स्टॉक गिर भी गए। काफ़ी कंपनी अभी भी नेगेटिव नहीं है, बात करो तो दे आर स्टिल पॉजिटिव, राइट। तो मैक्रो का रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू दैट एज कि बिफोर द कंपनीज themselves रियलाइज पीपल आर बेटिंग दैट कंपनी विल आइदर एक्सेलरेट और स्लो डाउन, वो इम्पोर्टेंट हो गया। और देखिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मार्केट में, आप इससे आइडियोलॉजिकली बोल नहीं सकते कि नहीं करूँगा, यू हैव टू एक्सेप्ट। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा कि इवन लाइक मोस्ट एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर स्टार्ट विद बॉटम स्टॉक पिकिंग, और कुछ लोग उस पर स्टिक रहते हैं कि भाई मैं आई विल नॉट बॉदर अबाउट मैक्रो। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाया है। नाउ वी आर सीइंग कि मैक्रो आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग थीम, help in avoiding themes or downsizing or upscaling your bets. So you have seen changes in your style कि आप अभी मैक्रो भी मेरे ख्याल से 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो हमको बहुत सिखाया ये सब चीज़ में, क्योंकि 2007 में आप कोई भी कंपनी मैनेजमेंट जो सिक्लिकल सेक्टर है जैसे इंफ्रा और मेटल्स में आप जाके मिल रहे थे, वो लोग तो काफ़ी तेज़ी में थे। हाँ, बट आप जब 1-2 साल आप जाके इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इंडिया में लिक्विडिटी टाइट हो रही थी, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा इशू हो गया था, फिस्कल डेफिसिट का इशू हो गया था, और ग्लोबली लेवरेज इतना हाई हो गया था। फेड हैड स्टार्टेड रेजिंग, बेयर स्टन्स डूब चुका था, फिर उसके बाद भी लोग ऑप्टिमिस्टिक थे इंडिया में, राइट। सो आपको व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दैट कि आप बॉटम अप से पकड़ सकते थे क्या वो डाउनफॉल, मेरे ख्याल से नहीं होता था। तो मतलब पहले, अब मैं एक एनालॉजी रहता हूँ कि पहले इंडियन क्रिकेट टीम थी, अभी आईपीएल हो गया, तो आपके पास ग्लोबल प्लेयर है टीम में। करेक्ट। तो अगर ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड वाले प्लेयर नहीं है तो आपकी टीम खराब हो सकती है। करेक्ट। सपोज वहाँ कोविड हो गया, ट्रेवल नहीं किया तो Exactly, आपकी टीम अच्छी हाँ, नहीं आप होगी। खाली रणजी ट्रॉफी प्लेयर मतलब डोमेस्टिक प्लेयर से काम नहीं कर सकते। हो। एक्चुअली आजकल वैसा हो गया है। करेक्ट। और इट्स बिकम इम्पोर्टेंट टू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, यू सीन दैट इज अ वन चेंज यू हैव सीन। In my opinion, you are Nippon is one of the largest investment team. मतलब आपके पास डायरेक्ट मतलब एनालिस्ट प्लस डीलर प्लस फंड मैनेजर, आपके पास करीब 20 लोगों की टीम है, अदर देन सपोर्ट स्टाफ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वाले फंड मैनेजर एक फंड मैनेज करते हैं? कभी होता है ऐसा कि कोई वैल्यू वाला ग्रोथ वाला एक फंड मैनेज कर रहा है, उनके आपने अलग अलग? नहीं, जनरली एवरी फंड हम लोग का एक मेन फंड मैनेजर है, देयर माइट बी अ को फंड मैनेजर असिस्ट हिम, बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही फंड मैनेजर की होती है। बट हमारा टीम इसलिए बड़ा है कि एक तो हिस्टोरिकली हमारा मिड एंड स्मॉल कैप कवरेज ज़्यादा रहा है, हमारा स्मॉल कैप फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है, और हमको स्ट्रेटेजिकली भी बहुत बुलिशनेस है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। देखिए मैक्रो डिसरप्शन में ये सब स्टॉक पिटते हैं, देयर इज नो डाउट, बट आई थिंक इफ़ यू टेक 3-5 ईयर 10 ईयर व्यू, इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग नॉमिनल जीडीपी 11-12-13 जो भी है, इतना फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ रीजनेबल साइज में वी विल सी न्यू बिजनेस मॉडल्स, न्यू गुड मैनेजमेंट्स कमिंग अप, एंड ऑल्सो वट एवर सेड एंड डन, मेरे ख्याल से मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा प्राइसिंग इनएफिशिएंसी ज़्यादा रहता है लार्ज कैप से। सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो मोट है मिड एंड स्मॉल कैप का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए वी आर एज हंग्री एज एनीवन एल्स टू क्रिएट अल्फा इन लार्ज कैप, सो ऐसा नहीं है कि वी डोंट सी दिस और दैट, बट मिड एंड स्मॉल कैप में डेफिनेटली आई थिंक आवर एज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी वांट टू मेंटेन, विच इज़ वाई हमने इन्वेस्टमेंट किया है इतनी बड़ी टीम में। और जैसे पिछले सवाल में अपना डिस्कशन हुआ था कि मेरे ख्याल से सस्टेनेबल, प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट अल्फ़ा के लिए बड़ी टीम होना बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो बड़ी टीम में कुछ अच्छे प्रोसेस से आप कम्युनिकेट ईजिली कर रहे हो,
सबका परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्लियर है कि सबको पता है कि मेरे स्टॉक्स अगर अच्छा करेंगे तो मेरा परफॉर्मेंस रिकग्नाइज होगा। वो कल्चर अगर बिल्ड हो जाए एंड वो कल्चर में अगर बड़ी टीम काम करे तो मेरे ख्याल से ये एक काइंड ऑफ अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। आपने बोला कि आपका स्मॉल कैप वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, आपका स्मॉल कैप का पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बाद में इट हैज गॉन थ्रू मेजर चैलेंज। तो आपने क्या किया ऐसा कि वापस इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ गया? व्हाट आर द चेंजेस यू ब्रॉट इन, या पास्ट में कुछ गलतियां हुई, या व्हाट एवर इफ वुड लाइक टू हाईलाइट? एज ए स्मॉल कैप रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहा है परफॉर्मेंस, and the changes are frankly not driven only by small cap, so by small cap fund in general. As I said, we feel that India is obviously over next 10-20 years, I think सबका अपना feeling है कि India will be one of the fastest growing economies, it will emerge as a big economy। और मुझे डर लगता है, सेम फीलिंग 2008 में भी था। नहीं, साइकिल्स आएंगी, कोई मतलब जो इक्विटीज देखा है उसको तो पता है कि 2 अच्छे साल के बाद मार पड़नी है बट ऑन अ 10-20 ईयर बेसिस अगर वो कॉन्टेक्स्ट है तो स्मॉल एंड मिड कैप में इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो आएंगी। इवन इफ मिड कैप एंड small cap index doesn't do well, I think if you are a good stock picker, if you just pick the top 30-40% of mid cap will do well, you will generate very good return। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर मुझे 500-600 स्टॉक कवर करना है तो मुझे मेरे ख्याल से एक एनालिस्ट बियॉन्ड 60 स्टॉक्स करना मुश्किल है। And you will always have combination of someone doing fund management and research etc. So I think 10-12 analyst और 5-6 fund managers का अगर stable team हो combined with good processes, that to me is as I said almost unbeatable। आपने बोला अभी कि नेक्स्ट 5, 10, 20, 30 years belongs to India, but very interesting fact है कि forget about future, even last 5, 10, 15-25 years belong to India, because except US market no other countries actually came close to India in last 25 years। तो हम तो इंडिया बोले 25 साल से, अभी देखते हैं कौन कौन आता है। रियल एस्टेट छोड़ते नहीं, एफडी छोड़ते नहीं, गोल्ड छोड़ के इक्विटी में डालते हैं, डालते वो देखना पड़ेगा। ये तो एक कंसेंसस व्यू है कि इंडिया वुड डू वेल, एंड उसके डेमोग्राफिक्स हैं और लार्ज पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, डिलीवरी सिस्टम गवर्नमेंट का बहुत एफिशिएंट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर फाइटिंग फॉर बिजनेसेस, तो वो एक इकोसिस्टम बहुत अच्छा बन रहा है। एंड ग्लोबली भी इंडिया का बहुत अच्छा सर्कमस्टेंशियल बहुत अच्छा हो गया कि एवरीबडी इज लुकिंग एट इंडिया विद वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन। आपको बड़ा पैसा कहाँ बनता दिखता है? फॉरगेट अबाउट वॉलेटिलिटी, अगर आपको 10 साल का बैट लेना है, 15 साल का बैट लेना है, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, पहले तो सेक्टरल आप मुझे जवाब दीजिए, सॉरी मार्केट कैप वाइज, एंड उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिस्टिक कौन कौन से सेक्टर अभी अच्छे लग रहे हैं बाजार में? सो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा साइकिल पे डिपेंडेंट है, बट आपने जितना टाइम फ्रेम चूज़ किया है कि 10-15 साल, तो मुझे तो लगता है कि द स्मॉलर स्टॉक्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म लार्जर स्टॉक्स, सो मे बी ऑर्डर विल बी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप इन टर्म्स ऑफ let's say 10-15 year kind of returns। So that is वो पहला point। Second, in terms of, देखिए सिंपल पॉइंट है कि इंडिया में जब आपने एक बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी और गुड मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूएशन चूज़ किया, पैसे तो बने हैं। अब वो वैल्यूएशन चीप था तो ज़्यादा पैसे बने होंगे, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव था तो 15-20% का CAGR होगा। बट इन टर्म्स ऑफ थोड़ा थॉट प्रोसेस, मेरे ख्याल से लास्ट 10-12 ईयर्स में इंडिया में कंजम्पशन का रोल ज़्यादा था और प्रोडक्शन का रोल कम हुआ है, विच इज़ वन पॉइंट विच शोज़ दैट इज़ अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। देखिए लास्ट 5 साल में इंडिया की ग्रोथ ओवरऑल कुछ ज़्यादा नहीं रही है। लिस्टेड कंपनीज हैव डन बेटर देन SME, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव बीन गुड, बट ओवरऑल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। In spite of 5 years of not so strong growth, we are hitting 3-3.5% current account deficit. It is not a good sign. It means that हमारा जो consumption है
it is not being backed by enough production, both of goods and Import, services. basically import dependence Import है dependence, ज़्यादा। तो अपना एनर्जी इंपोर्ट होता है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होता है, तो ये दो बड़े वर्टिकल है कि ऑयल कर रहे हो, स्मार्टफोन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स। जब तक बहुत सिंपल है, जब तक घर में चीजें नहीं बनाएंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से जस्ट कमिंग बैक टू जो सेक्टर्स आपने पूछा कि जो 10-12 साल में कंजम्पशन का रोल ज़्यादा था, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-12 ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा होगा। तो जैसे जस्ट एज अ थीम ये सोचना चाहिए कि जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट है, जब चाइना ने हुआई एंड ZTE जैसी बड़ी कंपनी बनाई है, कि यहाँ इंडिया में कुछ हो सकता है क्या, बनेगी नहीं बनेगी किसको नहीं पता, बट इंडिया कैन नॉट हैव बिग कंपनीज इन एवरी टेक्नोलॉजी वर्टिकल। आप ज़ीरो नहीं हो सकते। तो you can't just remain a market for the global Correct. companies. You should also create global We need to create MNCs actually, और टेक्नोलॉजी लीडर तो नहीं होगा बट एटलीस्ट मीनिंगफुल प्रेजेंस होना चाहिए उसमें। तो वो सेक्टर कौन कौन से लगते हैं आपको? मैन्युफैक्चरिंग एक आपने बोल दिया, बट मैन्युफैक्चरिंग तो इतना बड़ा मास है, तो वहाँ आपको ज़्यादा कहाँ? एक तो क्लियर है कि जो PLI के सेक्टर्स हैं उसमें क्योंकि इनिशियल इम्पेटस मिल जाएगा तो उसमें से कुछ बड़ी कंपनीज ऑब्वियसली आ सकती हैं। सेकेंड ये होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, जैसे डिफेंस हो या टेलीकॉम इक्विपमेंट हो, गवर्नमेंट गिव्स द पुश, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली सम कुड बी PSU, सम कुड बी प्राइवेट सेक्टर। सो ये सब इनिशिएटिव में आई थिंक काफ़ी गेम होगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। मनीष, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी है फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कि काफी फंड मैनेजर्स का अपना अपना एक स्टाइल होता है। कोई वैल्यू बेस्ड होता है, कोई स्टाइल बेस्ड होता है, कोई ग्रोथ फोकस होता है, कोई स्पेशलिस्ट होता है मर्जर्स का या स्पेशल सिचुएशन का। हाउ डू डिफाइन यू एज अ फंड मैनेजर? बिकॉज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में PMS वाला स्टाइल बेस हो सकता है, बट PMS में तो म्यूचुअल फंड में देखिए आपको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी आता है, यू हैव टू बी देयर, आपका पीयर ग्रुप देख रहा होता है। तो आप किस तरह के फंड मैनेजर है? स्टाइल बेस है या अपॉर्चुनिस्ट है कि जहां पैसा बनना वहां मुझे पैसा लगाना है? Maybe opportunistic, I don't know if the correct word है या नहीं, but yeah, I am quite open to different styles. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि खाली हाई कॉपी, हाई ROI क्वालिटी कंपनी लो या सिकले मत लो, और द अदर वे कि बाय ओनली व्हाट हैज फॉलन एंड कॉन्ट्रैक्ट। मेरा ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टाइल नहीं है। एक मेरा रूल है जो वैल्यू और ग्रोथ को कंबाइन करता है, जो मुश्किल है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी वैसी आती है कि मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि जो कंपनी का भी मार्केट कैप है वो 5-10 साल में क्या कंपनी का प्रॉफिट वो मार्केट कैप इक्वल हो जाए। तो वो 2-3 साल में एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है ऐसा, उसमें काफ़ी पैसा लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझो अभी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ है और कंपनी का प्रॉफिट है समझो 500 करोड़। अब वो कंपनी या तो स्टेडी ग्रोथ 20% से ये 500 हो जाएगा, 5,000 कुछ भी 10-12 साल में, या कंपनी जो एक्सट्रीम वैल्यू की हो। जैसे हमने देखा था कि ये 2020 का कोविड मेल्टडाउन था, उसमें एक स्टील कंपनी का प्राइस एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था जो 1.5 साल बाद में उसका EPS था। तो वो आता है, कभी कभी रेयरली होता है, बट ये एक फ्रेमवर्क मेरा होता है क्योंकि इसमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों आते हैं। यस, ग्रोथ स्टॉक में वैल्यू का आप खरीद रहे हो। हाँ, जैसे मेरे ख्याल से मैंने नंबर नहीं किया, बट mid-90s में अगर आप HDFC बैंक लेते तो वो 10-15 साल में उसका प्रॉफिट मार्केट कैप हो जाता था मेरे ख्याल से। और कभी कभी एक्सट्रीम कमोडिटीज में भी भाव ऐसा होता है कि वो तो 2-3 साल में आ जाते हैं कि उनका प्रॉफिट वो बॉटम के मार्केट कैप पे हो जाता है। तो ये एक फ्रेमवर्क कभी कभी यूज कर लेता हूँ मैं। आप एक बहुत बड़ा फंड चलाते हैं, तो आपके पास तो इतना बड़ा टीम है, आप कुछ गलती करते हो तो बाकी लोग ध्यान देते हैं, मतलब एक आइडिया को भी पास होने में समय लगता है। एक इंडिविजुअल आदमी के पास ये सब कुछ नहीं होता है।
he can develop blind spots. He may believe in theory, start loving his theory. Theory may not work and may not be able to accept it. और ये हमने रीजन देखा है काफी इंडिविजुअल लोग स्टॉक पिकिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. Correct. तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? कुछ मतलब क्यों होता है? नहीं, मेरे ख्याल से ना जो इंडिविजुअल है उसके भी स्ट्रेंथ्स हैं कि बिकॉज देखिए एक तो चीज़ ये है कि वो जो पैसा मैनेज कर रहा है वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि वो बहुत छोटे कंपनी में जा सकता है एक्सेट्रा. सेकेंड, काफ़ी मैंने देखा है इंडिविजुअल्स जिनको एक दो इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा ग्रिप है. तो जैसे किसी ने केमिकल इंडस्ट्री में काम किया या कोई डॉक्टर है तो उसको फार्मा इंडस्ट्री अच्छे से पता है, कोई इंजीनियर है तो उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छे से पता है. तो अगर आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट है कि आपको स्टॉक्स में हमेशा नहीं रहना है और आपको एक दो इंडस्ट्री बहुत अच्छे से पता है और वो इंडस्ट्री कभी कभी डाउन साइकिल में स्टॉक बहुत चीप हो जाते हैं, तो अगर आपको बेसिक थोड़ा फाइनेंशियल्स का नॉलेज है, अकाउंटिंग का नॉलेज है, वैल्यूएशन का नॉलेज है, तो मेरे ख्याल से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम यू कैन डू वेल. बट जनरली मेरा एम्पिरिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंडिविजुअल्स को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि 8 में से 10 लोग म्यूचुअल फंड में ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, एडजस्टेड फॉर टाइम एंड एफर्ट. बट या आई थिंक इफ यू आर क्लियर कि आपका एक एज है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री यू नो वेल एंड द फैक्ट दैट you have flexibility of managing very small money, then I think individuals can still do well. Can't rule that out. Thank you Manish very much for such a lovely interaction. और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है. ये वीडियो कहीं भी आपको रिकमेंड नहीं करता है कि आपको निपॉन म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए. आपको म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट कौन सा कब कैसे खरीदना है वो आपने अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपना डिसीजन ले. फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें. हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं. धन्यवाद.